नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए जो टेस्ट सीरीज का क्रम चला रहा हूं, वह क्रम है 52 52, है ना। इससे पहले 51 आपको कराया जा चुका है। अगर नहीं किया है तो जाकर के देखिए और करिए। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 10,000 प्रश्न आपको कराऊंगा। 10,000 प्रश्न कराऊंगा। 52 तो टेस्ट सीरीज दे दिया हूं 50 क्वेश्चन का। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मैं अलग से आपको उपलब्ध कराया हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वह एकदम एग्जाम पर रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन और बहुत ज्यादा नरम, मध्यम स्तर के प्रश्न होंगे। तो आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह कब किया गया था भैया? तो यह 1905 में किया गया था। बिल्कुल क्लियर है। किसने किया था? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वर्ष 1905 में ही किया गया था। ठीक ना। 1905 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, आपको पता है? बंगाल विभाजन। तो ये भी कभी पूछता है तो इसको भी आप लोग दिमाग में बनाए रहिएगा। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। अच्छा देखिए, प्रथम मुस्लिम तो सभी लोग पढ़े होते हैं। आपसे अगर पूछे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक है, बट क्वेश्चन है जानदार। पहला तो सभी लोग बता देते हैं कि पहला कौन था। दूसरा दूसरा अगर पूछता है तो आपको बताना है कि दूसरा जो थे वह रहीमतुल्ला मोहम्मद शयानी थे। और ये कब इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये भी एक प्रश्न बनता है। यह 1896 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये वाला अधिवेशन कहाँ में हुआ था? 1896 वाला, तो यह हुआ था कलकत्ता में, है ना। अच्छा, इस अधिवेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना हुई थी। पहली बार वो घटना हुई थी इसी अधिवेशन में। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। कमेंट में आप इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड से संबंधित कह रहा है कि नहीं था, है ना। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल तो थे ही, हमें नहीं था ढूंढना है। राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, असफुल्लाह भी थे, अशफाकुल्ला भी थे। कौन नहीं थे? तो भैया वह सूर्यसेन नहीं थे। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार, 1930 के आसपास की घटना हुई थी। चटगांव जो शस्त्रागार था वहां छापेमारी हुई थी, और उसके जो ये हेड थे चटगांव शस्त्रागार छापा मार के, चटगांव शस्त्रागार जो है, इसका जो छापा मार हुआ था ना, ध्यान रखिएगा, इसके प्रमुख थे। इनको मास्टर दा ये भी पूछता है कभी मास्टर दा के नाम से, तो बताएंगे सूर्यसेन। ये चटगांव शस्त्रागार के जो छापामार हुआ था उसके मास्टरमाइंड थे, ध्यान दीजिएगा। आइए, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? भारत के इंग्लैंड में बने थे, ये भारत के अनाधिकारिक दूत वह बने थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने 66 में क्या किया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। तो यह भी ध्यान देना है आपको, है ना। चलिए आगे चलिए। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खुदाई खिदमतगार को संगठित करने वाले जो थे उनका नाम था भैया खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, इनको सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं?
सीमांत गांधी, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। जी हाँ, सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को ध्यान देना है। चलिए आते हैं अगले सवाल। आइए, इधर कैसे आ गए भाई, चलो इधर रहो। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? एक सुल्तान थे, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। इधर कर देता हूं, मुझे कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा है ना। हाँ, सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इच्छा जाहिर की कि भाई मैं मिलना चाहता हूं निजामुद्दीन औलिया से, तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं। अब पहले दरवाजे से अगर तुम आओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। इससे मिले नहीं, मना कर दिए थे। तो ये प्रश्न पूछता है, एग्जाम में आता है ये सवाल। आइए, भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब कि सबसे पुराना, इससे पुराना कहीं नहीं है, वह है मेहरगढ़, है ना। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? बहुत ही ये गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। पूछता है भीमबेटका या मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल बनता है यहां से। आइए, अच्छा कुछ प्रश्न इसमें आपको मिल रहा होगा बहुत ही इजी, कुछ प्रश्न आपको मध्यम स्तर के, कुछ आपको मिलेंगे जो थोड़े से टफ लेवल के होंगे। चूंकि आपने अगर एग्जाम दिया है तो देखा होगा प्रश्नों का जो लेवल होता है वो यही होता है, कोई अलग नहीं होता है। तो इसीलिए प्रश्न इस टाइप का रहा। चलिए, किस शहर को मिनी हड़प्पा, मिनी हड़प्पा या इसे ही लघु हड़प्पा भी कहा जाता है? इसे ही क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा। ये भी कहा जाता है, मिनी हड़प्पा हो या लघु हड़प्पा हो, दोनों इसी को कहते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलें। चलिए, भगवान बुद्ध के अच्छा ये प्रश्न थोड़ा सा ना सोचिएगा, सही करिएगा, नहीं अगर इस पर ध्यान जाएगा तो गलत हो सकता है। भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध के कह रहा है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, आपको इसमें ध्यान देना है, महापरिनिर्वाण के बाद कह रहा है पहली, यानी कि ये जब मर जाते हैं उसके बाद जो पहली बौद्ध संगीति होती है वो कहाँ में होती है? तो सिंपल सी बात है, ये खाली दिया है आपको फंसाने के लिए। मरने के बाद ही तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, वह राजगृह में हुई थी, दूसरा वैशाली में हुई थी, तीसरा पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना। तो ये ध्यान देना है, पहली मरने के बाद ही हुई थी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए, जिल्लिलाह, जिल्लिलाह या जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, है ना। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछता है जिल्लिलाह या जिल्ले इलाही या ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन या इल्तुतमिश? तो जिल्लिलाह का सबसे पहले प्रयोग बलबन के द्वारा किया गया था, और बलबन ने ही कहा था कि भैया जो राजा होता है वह धरती पर ईश्वर की छाया होता है। लौह रक्त की नीति के लिए भी प्रसिद्ध है, जानते ही होंगे आप लोग। तो यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। आइए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, पूछता है। तो देखिए, इसी दिन पहली बार 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक ना। इसी दिन 26 जनवरी 1930 को, कब? 1930 को इसी दिन मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। हुआ क्या कि अब आप जानते हैं कि सर स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है 15 अगस्त को, है ना, क्योंकि भारत को जो आजादी मिली वह 15 अगस्त को मिली,
लेकिन ये मिली 1947 में। अब ये लोग 26 जनवरी को ही मना लिए थे 1930 में। इन्होंने वादा कर लिया कि अब इसी दिन मनाया जाएगा, लेकिन आजाद हुआ 15 अगस्त को। तो अब इस दिन चूंकि पहली बार तिरंगा फहराए थे, तो अब सोचे कि अब इस दिन किया क्या जाएगा। आजाद तो हो गया है 26 को, संविधान का निर्माण हो गया 26 नवंबर को ही, जानते हैं ना 26 नवंबर 1949 को निर्माण हो गया था संविधान। लेकिन क्या किया गया, कहा गया कि भाई अब अगर आज ही लागू कर देंगे तो फिर 26 जनवरी वाला जो हम लोग का प्रतिज्ञा है उस दिन क्या किया जाएगा, क्या मनाएंगे। प्रतिज्ञा तो ले ली है 1930 में, तो 26 नवंबर को खाली 15 ही अनुच्छेद लागू किया गया, बाकी जो अनुच्छेद था उसको छोड़ दिया गया और 26 जनवरी 1950 में उसको लागू किया गया। और हुआ कि अब चलिए इस दिन गणतंत्र दिवस, झंडा तो फहरेगा, झंडा तो फहरेगा। तो ये हुआ। अब ये बताइए कि 26 नवंबर को जब 15 लागू हुआ तो 26 नवंबर को भी कोई दिवस मनाया जाने लगा होगा ना। कमेंट करना है कि 26 नवंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तीनों कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की ये बात कर रहा है। यह सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह लिया गया है आपके आयरलैंड से। कहां से भैया? तो यह सर आपके आयरलैंड से। आयरलैंड ने भले स्पेन से लिया हो, आयरलैंड ने कहां से लिया है? स्पेन से लिया है, लेकिन आपने आयरलैंड से लिया है। संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का जिक्र है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। अनुच्छेद की अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद आता है 36 से 51, यहां आपको ध्यान देना है ना। इसी में अनुच्छेद आता है 44 भी, समान सिविल संहिता जो गोवा राज्य में लागू है। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि समान नागरिक संहिता कहां में है, किस अनुच्छेद में, ध्यान देना। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र, तो तीसरी सूची, बहुत ईजी था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए। देखिए इसको, प्रस्तावना को प्रेम्बल तो कहते ही हैं, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। तो कभी उद्देशिका अगर यहां पर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि उद्देशिका क्या दे दिए भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, संविधान के प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है वहां अभी तक मात्र कितनी दफा, मात्र एक बार ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वो हुआ है वर्ष 1976 में। कौन सा था संविधान संशोधन? तो वह था भैया 42वां संविधान संशोधन 1900। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या? समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, ठीक ना, या धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का लगभग मतलब एक ही है। तो जिसमें समाजवादी पूछा है और धर्मनिरपेक्ष पूछा है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पूछा है, ठीक ना। तो ये दोनों इससे। अगर पूछे अखंडता तो भी इसी से बताएंगे आप। आइए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए यहां पर ध्यान देना आपको, ये क्वेश्चन जो है ना, ऑप्शन भी डिसाइड करता है कभी कभी आंसर। देखिए इस प्रश्न में सिक्किम भारत का एक तो राज्य पहले तो बना था वह 36वें संविधान संशोधन से, लेकिन यहां तो 36वां कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो किसके साथ जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे 35वें संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि देखिए 35वां जो संविधान संशोधन हुआ, इससे सिक्किम को सहयोगी राज्य बना लिया गया, भारत का सहयोगी राज्य बना लिया गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन में भले न लिखा हो सहयोगी राज्य, लेकिन 36वां जब ऑप्शन में अगर 36 रहे तो 36 आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। 36 ना रहे तो 35वां करना है, क्योंकि 35वां से सहयोगी राज्य बना था। फिर एक और संविधान में संशोधन हुआ 36वां, उससे ये क्या बन गया भैया?
तो उससे पूर्ण राज्य बन गया 1975 में। तो ध्यान दीजिए। आइए, ये कह रहा है कि जोड़ा को सही सुमेलित नहीं है, उसको पकड़ना है। अच्छा, जो सही सुमेलित नहीं है वो जोड़ा है, देखिए 22 में ही निवारक निरोध तो है ही, तो ये तो सही है, लेकिन हमको गलत जोड़ा छांटना है। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान, तो ये भी सही है। 20 है दोहरे दंड पर रोक, ये भी सही है। अनुच्छेद 16 में कहता है अवसर की समानता, अवसर की समता, ये कह रहा है किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको अवसर दिया जाएगा, है ना। लेकिन यहां तो भेदभाव की बात कर रहा है, तो भेदभाव नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख यानी कि रीट की बात कर रहा है, तो रीट कौन जारी कर सकता है? तो जान ही रहे हैं कि रीट जो है वह सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद कितने के तहत? 32 के तहत। उच्च न्यायालय भी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो क्या हो जाएगा आंसर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आइए, किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति शासन, अच्छा राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। अधिकतम, यहां पर आपको समझना है भैया, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। आइए जरा मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूं थोड़ा। कह रहा है कि 356 के तहत अधिकतम, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आता है आपका राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, जो पहले आपको ऊपर में जिक्र है। यह जब लगाया जाता है तो इसमें सबसे पहला कंडीशन होता है कि 2 महीने के भीतर, लिखिएगा जो बता रहा हूं उसको लिखिएगा, 2 माह के भीतर दोनों सदन से, दोनों सदन का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना, दोनों सदन से पारित होना अनिवार्य है 2 महीना के भीतर, पहला कंडीशन। एक बार जब संसद से पारित हो जाता है दोनों सदन से, ये पहला पॉइंट है। अब आइए दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिए, जब दोनों पारित कर देता है तो यह 6 माह तक लागू रह सकता है, ठीक, 6 माह तक। लेकिन यहां कह रहा है कि भाई अधिकतम, तो हर 6 माह के बाद अनुमोदित करके, इसको जो तीसरा पॉइंट है उसमें नोट करिए, इसको 3 वर्ष तक रखा जा सकता है। नहीं, तीनों समझ गए? 2 महीना में पहला अनुमोदन हो गया तो भाई 6 महीना तक लागू रहेगा, लेकिन अधिकतम 3 साल तक, हर 6 महीने पर लेकिन उनको अनुमोदित करना होगा दोनों सदनों से। आइए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा कथन असत्य है, ये पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाता है। गलत कथन छांटिए तो जरा, क्या है भैया? देखिए, राष्ट्रपति देश की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। हाँ, अपने विवेक से ये नहीं करते हैं, तो हमें तो गलत छांटना है। गलत कौन है? तो ये तो होगा नहीं। वे प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि सही तो ऑप्शन ये भी है, लेकिन हमें तो गलत छांटना है। राइट आंसर क्या होगा भैया? डी देखते हैं, राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो हाँ होता तो है। अब राइट आंसर बची क्या है? सी आंसर हो जाएगा राइट। समझ लीजिए जरा कैसे होगा। कह रहा है राष्ट्रपति को विभिन्न निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करने एवं हटाने का अधिकार होता है। अच्छा, नियुक्ति तो करता है, यहां आपने पढ़ा कि सर कहे तो रहे कि नियुक्ति करता है, हटाता भी है क्या? आपने देखा होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करता है, न्यायाधीश को तो नियुक्त कर देता है, लेकिन हटाता नहीं है। हटाने के लिए क्या करना होता है भैया? तो संसद उसको हटाती है बहुमत से। तो नियुक्ति तो कर देते हैं महत्वपूर्ण पदों पर, लेकिन हटा नहीं पाते हैं हर जगह। तो इस वजह से बहुत ही, मतलब ये प्रश्न जो है ना
शानदार है, मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। जो ऊपरे ऊपरे पढ़ रहा होगा वो नहीं कर पाएगा। और इस टाइप के प्रश्न 2-4 आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो फिर चित्त हो जाएंगे आप। हो जाएंगे कि नहीं? सही सही बताइए। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मेरे साथ आप लोग बने रहें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, पॉलिटी चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ही जल्द पॉलिटी का निशुल्क क्लास, बिल्कुल ऐसा पॉलिटी कराने वाला हूं कि आपको सारे एग्जाम में आ जाएगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस लेवल का प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जल्दी। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कर्क रेखा भैया, एक तो कर्क रेखा भारत में कह रहा है, कर्क रेखा, और दूसरा जो भारत का मानक समय रेखा है ना, भारत का एक मानक समय रेखा है ना, मानक समय। अच्छा देखिए, भारत का अगर आपने नक्शा ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे, तो आपने क्या देखा होगा भाई? तो आपने देखा होगा कि कर्क रेखा ऐसे गुजरात होते होते गुजरी है, ठीक। और मकर रेखा, और ये मकर नहीं, ये ग्रीनविच जो मीन टाइम है, जो इलाहाबाद मिर्जापुर से गुजरती है, ये ऐसे। तो ये एक जगह पर कहीं ना कहीं तो ये काट रही है ना, ऐसे दोनों एक जगह पर। तो यही पूछ रहा है कि भैया ये कौन सा पठार है यहाँ जहां ये दूसरे को काटते हैं? जान लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य में है ये, और बघेलखंड, बुंदेलखंड नहीं, मालवा भी नहीं, बघेलखंड। मैं आपको डिटेल में करा दूंगा कितने राज्य, जो 5 राज्य हैं कौन कौन हैं, और कर्क रेखा पर 8 राज्य कौन कौन हैं, कौन से कर्क रेखा पर स्थित है, सब कुछ करा दूंगा। जल्द ही सब कुछ आपको मिलने वाला है। आइए, निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर सीमा की बात करते हैं तो 3,323, संभवतः इतना ही है, ठीक ना। म्यांमार की अगर आप बात कर लें तो लगभग 1643, ये किलोमीटर में है सर, ये क्या है भाई? किलोमीटर में। बांग्लादेश से अगर मैं जहां तक लिख पाऊं तो 4096.7 किलोमीटर की रेखा है। भूटान से जहां तक अगर मैं लिखना चाहूं तो 699 किलोमीटर की रेखा है। तो सबसे अधिक लंबी है ना, सबसे अधिक क्या हो जाएगा भाई? सर, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऐसे नहीं, वैसे तो इसके बाद चीन हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दूसरे नंबर पर इसमें पाकिस्तान होगा। चलिए आइए, लक्षद्वीप टापू स्थित है। भारत का अगर नक्शा आप देख पाए होंगे तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, और लक्षद्वीप आपको यहां पर ऐसे 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 मिलेगा ना। ये कौन सा इलाका है भारत का? तो देखिए, आपने पढ़ा है ना कि मैप में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो भारत जो है यह उत्तर पश्चिम है। कौन सा है भैया? सॉरी, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य जो रबर के लिए, तो ये कहाँ आ गए भाई? केरल है। आइए, स्वेज नहर स्वेज कैनाल जोड़ती है, तो स्वेज को याद करने के लिए आपको भूलना मना है। क्या मना है भैया? भूलना। अगर भूला आपने तो स्वेज नहीं याद हो पाएगा। कहेंगे सर कहना क्या चाह रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने भूला तो आप याद नहीं करेंगे। यानी भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर। भूला स्वेज, बस भूमध्य सागर और लाल सागर, है ना। भूला, भूमध्य और लाल, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए, भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल, यह बिल आया था लगभग 1955 में संभवतः आया था। डेट एक बार देख लीजिएगा। इस प्रणाली को जो समाप्त किया गया है वह 31 मार्च 1997 को समाप्त किया गया है। आइए अगला सवाल। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, वही पंचवर्षीय योजना की पूछ रहा है अवधि। तो देखिए, पहला का क्या था? पहला का था 1951 से 56, 56 से 61 था दूसरा,
61 से 66 था तीसरा, है ना, यही था ना। 66 से 69 जो था वो गैप था, ये गैप था। ठीक, पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है, आपको पूरा मैं बता ही दूं, ये गैप था। चौथा आ जाइए, 69 से 74, 69 से 74। पांचवा अगर मैं इधर लिख दूं तो 74 से 78। छठवा अगर मैं लिख दूं भाई तो 80, 2 साल फिर गैप हुआ था, 80 से 85, ठीक ना। फिर सातवां लिख दूं 85 से 90। फिर आठवां लिख दूं तो 92 से 97 था। फिर नौवां लिख दूं 97 से 2002 था। और 10वां 2002 से 2007। तो 10वां पूछ रहा है ना, तो 10वां ये हो जाएगा 2002 से 2007। मेरे हिसाब से इसको आप एक बार देख लीजिए ना, आपको क्लियर हो जाएगा कब कब हुआ था, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब इसमें आपसे जयवा पूछ दे, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, तो आपको सब याद हो। बस जो गैप था वो गैप आपको ध्यान रखना है, बाकी पांच पांच साल। घड़ी में मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, बहुत ही इजी है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं तो विकृति जो है वो मात्रक विहीन राशि है। आइए, सबसे ज्यादा सयंता मतलब कि गाढ़ा। अच्छा, अब आप बताएंगे, ऐसे आपको शायद नहीं बता पाते सबसे ज्यादा सयंता, अब आप बता देंगे सबसे ज्यादा इसमें गाढ़ा कौन होगा? वायु होगा क्या गाढ़ा? वायु तो इतना पतला है कि दिखता भी नहीं है, तो वायु तो होगा नहीं। पानी, पानी भी बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, पानी से ज्यादा तो गाढ़ा खून है, और खून से भी ज्यादा गाढ़ा शहद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा सयंता क्या है, किसमें है भैया? तो सर शहद में है ना। मैं कोशिश ये करता हूं कि क्वेश्चन तो कराऊं ही, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि सयंता मतलब आप जानते ही नहीं, पढ़ते हैं कि सयंता सयंता, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है, रटने से होता नहीं है। लेकिन अब आप जान जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? देखिए, चंद्रमा और सूर्य में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ज्यादा पावरफुल तो सूर्य है, सूर्य तो बड़ा भी है, लेकिन जो तरंगे आते हैं, जो ज्वार भाटा है, आता ज्यादा है ऊंचा किससे? चंद्रमा से। क्यों आता है? जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, ये सूर्य है, ये मान के चलिए सूर्य है, और ये चंद्रमा है, ठीक ना, ये चंद्रमा है। सूर्य तो है भी है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है ना, लेकिन ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है, चंद्रमा नजदीक है, इसलिए ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से खींचता है समुद्री जल को, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। एक विद्युत फ्यूज जो कार्य करता है, या उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? उष्मीय। तो रासायनिक प्रभाव नहीं होगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा, विद्युत धारा का तापीय। हाँ, उष्मीय या तापीय एक ही चीज है दोनों, ध्यान रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आइए, घरेलू एलपीजी। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि घर में जो सिलेंडर है जिस पर खाना बनता है, तो उसमें मीटर नहीं लगा होता है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप रोटी बना रहे हैं और गैस हो गया खत्म, अब फंस जाते हैं फेड़ में, दिक्कत होती है। अगर छोटा गैस है तब तो हो जाता है, नहीं तो जिसके यहाँ छोटा नहीं है या फिर छोटा वाला में ही बना रहा था तब दिक्कत होती है। तो अगर मीटर रहता तो जान जाते कि भाई अब गैस खत्म है, भरवा लेते, नहीं यही करते ना। लेकिन मीटर नहीं उसमें लगा होता है, क्यों? वही पूछ रहा है। ये मीटर बहुत महंगा होता है, देखते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, इसका प्रयोग निरापद नहीं है, एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। अच्छा, आपने बाकी में देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल चेक कराने जाइए हवा उसमें, तो वहां लगाए रहता है छोटा सा, देखिएगा, सब जगह रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता है। ये चोक कर देता है, जो मीटर लगता है ना, मीटर को ही चोक कर देता है, खराब कर देता है इस वजह से, नहीं तो महंगा नहीं है। बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम व्हाइट लेड। चलिए, लोहे का विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा है कि ढलवा है? विशुद्धतम रूप है ना, तो विशुद्धतम रूप आपका पिटवा लोहा ही हो जाएगा, राइट। चलिए, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का जो रूप है, यकृत और मांसपेशियों में अगर पूछे तो बताएंगे पॉलीसेकेराइड। जी हाँ, पॉलीसेकेराइड रूप है। मानव तंत्र में इंसुलिन
किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन है वह कार्बोहाइड्रेट का कंट्रोल करता है। देखिए कभी इंसुलिन बढ़ जाता है, घट जाता है ना, तो किसी को डायबिटीज, आपने देखा होगा कि डायबिटीज हो गया, इंसुलिन नहीं बन रहा है किसी को, सुनते हैं ना, तो यह कार्बोहाइड्रेट को ही नहीं नियंत्रित कर पाता है, कम जाता है, कभी बढ़ जाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है, तो वह, अगर बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, इम्यून पावर की, तो वह लिम्फोसाइट आता है। आइए, प्रकाश का रंग, मैं बिहार पुलिस का करा रहा था, उसमें भी बताया था कि रंग आए तो यहां भी ऑप्शन में रंग छाटिएगा और तरंग दैर्ध्य के साथ आंसर लगाइएगा। रंग कहे तो रंग, रंग मतलब रंग, सीधी बात, नो बकवास। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आवर्धित मतलब बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब कोचि में प्राप्त होता है, जानते हैं? अच्छा, दाढ़ी बनाते हैं तो किस लिए अवतल दर्पण से बनाते हैं? क्योंकि बड़ा दिखे, बड़ा दिखता है ना, तो बस मार दीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मृग मृक्ष का, ये भी बिहार पुलिस में कराया हूं। मृग मृक्ष का यह होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के इस पर कार्य करता है। माइका, माइका देखिए, उष्मा तो ये चालक है बट विद्युत का ये कुचालक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नोबेल गैस की अगर बात करते हैं तो हीलियम जो है वो नोबेल गैस है, आर्गन है, हीलियम है, ये सब। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका में भित्ति होता है, बाकी जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होता है। बी आंसर सही। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है। लाइकेन और कवक का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, जो सहजीवी संबंध है, इसको हेलोटिज्म कहते हैं। तो ये भी पूछता है कि इनका संबंध जो है वो क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। ये कवक और शैवाल का मिश्रण है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। आइए, मधुमक्खी कॉलोनी के एक सदस्य से नृत्य नहीं, गंध के द्वारा नृत्य करते हैं, बट गंध है यार, स्पर्श में क्यों लगा रहे हैं? गंध के द्वारा एक दूसरे को पहचानते हैं। आइए, नेवेली जो है वह उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ये भी प्रश्न पूछता है, और यह है भाई तमिलनाडु में। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखिए। ला नीना है, ला नीना जो है ना, यह ठंडी जलधारा। अच्छा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ला नीना और एल नीनो में। तो अभी गर्मी का दिन है, अगर आपको कोई ठंडी देगा तो क्या कहेंगे भाई? ला। अगर आपको कोई ठंडा कोक दे पीने के लिए तो आप यही कहेंगे ना, ला, यानी कि ला, क्या ला भाई? ठंडा ला। ला नीना जो है वह ठंडी जलधारा है। देखते हैं एक और प्रश्न, इनमें से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? साहिवाल तो गाय की ही है, सर गिर भी गाय की है, लाल सिंधी भी गाय की है, नीली रावी जो है ना वह भैंस की है, भैंस की। राइट आंसर डी। हाँ, 50 प्रश्न थे, 50 के 50 मैंने करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर हरगिज मत करिएगा, क्योंकि शेयर कर दीजिएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसीलिए तो करते नहीं है। अगर बढ़िया लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए ना, इतनी मेहनत किसके लिए? आखिर आप ही लोग के लिए करता हूं ना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।